मेरी शादी के 2 महीने गुजर गया था, पर मैं अपने पति को अब तक नहीं देख पाई थी, क्योंकि एक तो वो हमेशा रात को ही आते थे और जब भी आते तो लाइट ऑफ करके ही आते थे और सवेरे मेरे जागने से पहले ही वो घर से चले जाया करते। मैं ये राज पता करने के लिए अपनी नौकरानी को अपनी जगह पर सुला दी और मैं खुद उसी कमरे में बेड के नीचे छुप गई और मेरे पति के आने के कुछ देर बाद जब लाइट जलाई तो मेरी तो होश ही उड़ गया, क्योंकि करीब 3 घंटे से कमरे में बैठकर मैं अपने पति का राह देख रही थी। अब धीरे धीरे बैठे रहने की वजह से मेरे कमर में दर्द होने लगा था और आंखों में नींद भरी घड़ी की तरफ देखी तो घड़ी में पूरे 2 बज रहे थे। मेरी तो आज शादी की पहली रात थी, जिसमें हर पति पत्नी उम्र भर साथ रहने की कस्में वादे खाते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक अपने पति को ही नहीं देख पाई थी, क्योंकि पहले के समय से चलता आ रहा रस्म आज भी हमारे यहाँ निभाया जाता था कि शादी से पहले लड़के या लड़की को एक दूसरे की फोटो नहीं दिखाई जाती थी। पर मैंने अपने छोटे भाई से सुना था कि मेरे पति बहुत अच्छे और स्मार्ट हैं। मैंने उन्हें लेकर बहुत से सपने देख रखे थे। मैं उन्हें देखने के लिए बहुत बेचैन थी और शादी के बाद मुझे जब इस कमरे में बैठाया गया तो मैं बहुत खुश थी कि चलो आज तो मैं इनको जी भर के देख लूँगी। लेकिन 3 घंटे से बैठे बैठे ना सिर्फ मेरे कमर में दर्द हो गया था, बल्कि नींद के मारे मेरे सारे सपने भी टूट गया था। एक बार तो लगा कि मैं बाहर जाकर देख ही लूँ कि उन्हें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। फिर कुछ सोचने के बाद मैं चुपचाप बैठी रही और मैं वहाँ बेड पर ही सो गई। मैं सो ही गई थी कि तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत आंखें खोली, पर रूम में तो बहुत अंधेरा था। मैं डर गई कि कौन है और डरते हुए पूछा कि सुनो जी, क्या आप हो और रूम में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चला गया है क्या? मैं एक बार में ही बहुत से सवाल कर बैठी थी। तभी एक लड़के की आवाज़ आई, मैं आपका पति हूँ। मैं कब से इसी इंतज़ार में बैठी थी कि मैं उनकी आवाज़ सुनते ही एकदम से सहम सी गई। हालांकि मुझे ये बात अच्छे से पता था कि उस समय मेरे कमरे में सिर्फ मेरे पति ही आ सकते थे। पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान झट से ख़त्म हो गया था। अब मुझे शर्म आने लगी थी, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि आखिर मेरे पति ने रूम में आने से पहले इतना अंधेरा क्यों कर दिया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। अगर लाइट चला गया था तो टॉर्च ले आते। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि खास भगवान लाइट दे दे तो मैं अपने पति को जी भर के देख लेती। कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं। वो मेरे पास आकर बैठे और मुझे बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे इतना इंतज़ार करवाया। वो बाहर दोस्तों के बीच बातचीत करते करते वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। आप तो जानती ही हैं कि ऐसे वक्त पर दोस्त भी कहाँ इतनी जल्दी पीछा छोड़ते हैं। आप बहुत थक गई होंगी, शायद अब आपको आराम करना चाहिए। बाकी की बातें हम कल कर लेंगे। मेरे पति बात करते टाइम बहुत सकपका रहे थे। उनके मुंह में से कोई भी शब्द सही से निकल ही नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो बात करते वक्त थकलाते हैं, बल्कि वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो मुझसे शर्मा रहे हों। फिर अचानक से याद आया कि मेरे छोटे भाई ने बताया था कि दीदी आपके पतिदेव तो बहुत शर्मीले हैं। इस पर मैंने ही बात को शुरू करते हुए कहा कि आपने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? क्या आप हमें देखना नहीं चाहते हैं? जाहिर सी बात है, एक औरत अपनी शादी की रात अपने पति के लिए इतना तैयार होती है ताकि उसका पति उसे देखे। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो उसी वक्त आपको जी भर के देख लिया था, जब आपको मेरे साथ बैठाया गया था। आप बहुत ही सुंदर हैं। वो बात ऐसी है कि मुझ पर कुछ ग्रह है, इसीलिए पंडित जी ने मुझे बताया है कि तुम्हें शादी के कुछ रात अपने कमरे में अंधेरा करके ही अपनी पत्नी के पास जाना है। मुझे ये बात बहुत अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने उनकी बात को सच मान लिया था, क्योंकि अपनी पहली ही रात मैं किसी बहस में गंवाना नहीं चाहती थी और मैं बिस्तर पर लेट गई। पर मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि खास मैं अपने पति का चेहरा देख सकती।
मैंने सोचा कि ये रात गुजरने में सिर्फ कुछ ही घंटे बच गए हैं। सुबह होते ही मैं उनका चेहरा देख लूंगी। और मैं अपने दिल को समझाकर सो गई। सुबह जैसे ही मैं उठी तो मैंने खुश होकर अपनी दूसरी तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वहां पर तो कोई भी नहीं था। बाथरूम भी खुला था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई तो देखी तो मेरी सासू माँ ना जाने क्यों परेशान होकर बैठी थी। पर मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, पर वहाँ मेरी निगाहें हर तरफ मेरे पति को ही ढूंढ रही थी, पर वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखे। तब मुझसे रहा ना गया और फिर मैंने अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया कि माँ जी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं वो? मेरी सासू माँ ने जवाब दिया कि बहू, वो तो जॉब पर गया है। मैंने टाइम देखा तो अभी तो सिर्फ 7:30 ही हुआ था और कोई भी जॉब तो 9 बजे के बाद ही होता है। फिर वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? मेरी सासू माँ मुझे देखकर समझ गई थी और बोली कि बहू तुम चिंता ना करो, उसका काम ही ऐसा है। वो उसका खुद का बिजनेस है ना, तो उसके काम का कोई टाइम ही नहीं होता। उसका जब दिल करे तभी वो काम पर चला जाता है। बहू तुम परेशान ना हो, वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। बहू तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ जाकर तुम चाय नाश्ता कर लो। मुझे अब अजीब सा लगने लगा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी पूछ लूं कि क्या मेरे पति को शादी करने का मन नहीं था। मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल चल रहे थे कि ना ही तो उन्होंने रात में मुझसे जरा भी बात की और ना ही उन्होंने अपना चेहरा मुझे दिखाया था। आखिर कैसे चले गए वो? भला क्या कोई अपनी शादी के दूसरे दिन ही काम पर जाता है? और अगर जाता भी है तो इतनी जल्दी? मेरे मन में यही बातें चल रहा था कि तभी सामने वाले कमरे से एक लड़का बाहर आता है। मैंने उसे देखते ही अपने सर पर तुरंत पल्लू रख लिया। इस पर मेरी सास ने हंसते हुए कहा कि बहू, ये तुम्हारा देवर है। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। उन्होंने बिना बोले हाथ जोड़कर नमस्ते करके बाहर को निकल गए। मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी सासू माँ बहुत देर से कुछ परेशान सी लग रही थी, बल्कि वो तो एक हंसमुख औरत थी। मेरा रिश्ता तय होने के बाद वो बहुत बार हमारे यहाँ पर आई थी और उस वक्त तो उन्हें देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश भी हुई थी कि शादी के बाद मेरी सासू माँ के साथ मेरा खूब जमेगा। पर अब वो तो मुझसे बहुत कम ही बात करती थी, ना जाने किस ख्याल में इतना डूबी रहती थी। खैर, मैं शाम से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी और मैं एक बार फिर से नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं खुश होकर दरवाजा को खोली तो वहां पर मेरा देवर खड़ा था। वो मुझे देखकर घबरा गया। मुझे लगा कि शायद वो यहाँ उनसे मिलने आया होगा, पर मुझे देखकर घबरा कर चला गया। मैं अंदर कमरे में वापस आ गई। आज फिर से बहुत देर हो गया था। पता नहीं मेरे पति इतनी देर कहाँ हैं। मेरी सासू माँ ने इतना टाइम कह के खाना भी खिला दिया था। हम सब साथ में ही खा रहे थे कि मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरा देवर मुझे चोरी छुप के देख रहा हो। पर जब मैंने उसको देखा तो वो गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगा और वो खाना छोड़कर वहां से चला गया। मैं सोची कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो वो खाना छोड़कर चले गए। खैर, खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई और ये सब जो मेरे साथ हो रहा था इसे मैं बहुत परेशान थी और मैं सोच रही थी कि क्या पता मैं अपने पति को पसंद ही ना आई हूँ या फिर वो किसी और को चाहती हूँ। मैं ये सब सोचकर रो रही थी कि मेरे कमरे में अचानक अंधेरा सा हो गया। मुझे लगा कि कोई है, फिर पता लगा कि मेरे पति काम से वापस आ गए। मैं आज सब कुछ साफ साफ जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे कहे बिना ही उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलने ही वाली थी कि मेरे पति ने फौरन अपना हाथ हटाते हुए दूसरी तरफ घूम कर बोले कि क्या बात है, मैं आज काम से बहुत थका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पति का ये रवैया देखकर मेरी आंखों में आंसू भर गया। मैं बोली कि क्या हुआ, आप किसी और से प्यार करते हैं क्या? अगर ये बात थी तो फिर आपने मेरे से शादी क्यों किया? वो बोले, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, बस मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता और ना ही मैं अभी आपके साथ बैठकर
आपसे प्यार भरी बातें कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कैसी मजबूरी है जो मुझे मेरे पति से दूर करने में लगी है। उस दिन के बाद तो बहुत दिन ऐसे ही बीत गया, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर कोई नज़र रख रहा हो। मैं चारों तरफ देखती तो मुझे कोई भी नहीं दिखता। एक दिन सुबह में चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ के पास लेकर जा रही थी कि ना जाने वो फ़ोन पर किससे इतनी विनती कर रही थी और कौन उन्हें धमकियाँ दे रहा था। मैं दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर आई तो वो फ़ोन ऑफ कर दी और चुप हो गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? वो बोली कि वो फ़ोन मेरे भाई का था। वो बोल रही थी कि मेरा भाई बहुत सालों से सही से मुझसे बात नहीं करता, ना ही वो कभी मुझसे मिलने यहाँ आता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद जो सच मेरे सामने आया उससे तो मैं हैरान ही हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ की चचेरी बहन उनसे मिलने घर पर आई। वो मुझसे भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी, यहाँ तक कि वो खाना पीना भी हम सबके साथ ही किया करती थी। मेरा देवर तो मौसी को देखते ही खाना आधा छोड़कर ही कमरे में चला गया। जब मौसी ने देवर का ये रवैया देखा तो वो मेरी सास को कहने लगी कि तुमने तो अमित का रिश्ता बहुत पहले ही मेरी बेटी के साथ तय किया था। अब तुम बताओ कि कब तुम मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाओगी। अमित मेरे देवर का नाम था। मेरी सास अपनी चचेरी बहन की इस बात को हमेशा ही घुमाती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो उनकी लड़की के साथ अमित की शादी नहीं करना चाहती हैं। सुबह मेरी सासू माँ अभी तक सोई थी और मौसी उठ गई। मैं भी किचन में सबके लिए नाश्ता चाय बना रही थी। तभी मौसी आई और बोली कि हिमांशु अब तक सोया है क्या? कहीं दिखाई नहीं देता। मेरे पति का नाम हिमांशु था। वो कहने लगी कि कल से मैं इस घर में आई हूँ, वो क्या मुझसे मिलना नहीं चाहता? मैं बोली वो तो सुबह सुबह ही काम पर निकल जाते हैं। अच्छा, सुबह चला जाता है तो रात को तो घर वापस आता होगा ना? मैं बोली कि वो बहुत देर तक वापस आते हैं। मौसी मेरी बात सुनकर चुप हो गई और फिर वो एक गिलास पानी लेकर किचन से जाने लगी। तभी अचानक मुझे अपनी सासू माँ के भाई का ख्याल आया, तो मैंने इस बात को मौसी के साथ शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मेरी सासू माँ के भाई उनसे इतना नाराज़ क्यों रहते हैं? रोज़ रोज़ माँ जी उनसे इतनी विनती करती रहती हैं, लेकिन वो है कि अपनी ही बहन पर थोड़ा भी तरस नहीं खाते हैं। मेरी बात सुनकर मौसी जी भी दंग रह गई थी। वो बोली, कौन सा भाई? उनका तो कोई भाई ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही बहन है और उसकी चचेरी बहन मैं हूँ। बस हम दोनों ही बहन हैं। ये बात सुनकर मैं भी दंग रह गई कि अगर उनका कोई भाई ही नहीं है तो वो इतना रोकर किससे बातें करती रहती हैं कि वो वापस घर आ जाए और सिर्फ एक बार तो उनसे मिल ले। मौसी वहाँ से चली गई। मौसी के जाने के थोड़ी ही देर बाद मेरी सासू माँ किचन में आई तो वो मुझसे कहने लगी कि अमित उनकी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता है। तो मैंने कहा कि नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इनकार कर देते। मेरी सास बोली कि ये बात तो मैंने पहले ही अमित को बोला था, पर मैं अपने दोनों बेटे से बहुत परेशान हो गई हूँ। दोनों मेरी एक बात भी नहीं सुनते। इतना कहकर वो रोने लगी। मैं उन्हें चुप करवाई, पर सच कहूँ तो तंग तो मैं भी अपने पति से हो गई थी। पर मैंने सोचा कि शायद मैं उनके पास हूँ इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिन दूर रहूँगी तो वो खुद ही बेचैन हो जाएंगे। तो मैं अपनी सास से कहकर अपने मायके चली गई और मैं रास्ते भर सोचती गई कि माँ से जाकर पूछूंगी कि कैसे लड़के के साथ मेरी शादी करवा दिया आपने, जो अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखाता। पर मुझे क्या पता था कि वहाँ पहुँचते ही मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ेगा। जब मैं मायके पहुँची ही थी कि दरवाजे पर एक लेटर आया। उस लेटर पर मेरा ही नाम था। जब मैंने उस लेटर को खोला और उस लेटर को पढ़ी तो मैं तो हैरान ही रह गई थी। मैं तुरंत अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मुझ में कुछ भी सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। पता नहीं मेरे साथ शादी के नाम पर कौन सा ऐसा खेल खेला जा रहा था। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मुझे मेरे पति का फोटो दिखाए, जो उसने शादी के वक्त खींचे थे। तब मेरे भाई ने मुझे एक फोटो दिखाया जो खाना खाते समय का था। वो कोई और ही लड़का था। मैं कोई भी बात मायके में नहीं बताना चाह रही थी,
इसीलिए कुछ दिन के बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई। अब कैसे भी करके मुझे सच्चाई सबके सामने लाना ही था। रात में फिर वो इंसान मेरे कमरे में आया जो पिछले 2 महीने से मेरे पति बनकर मेरे कमरे में आ रहा था और सुबह होने से पहले ही चल जाया करता था। आखिर ये कौन था जो इतने दिनों से मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ही चाहती थी कि वो इस कमरे से बाहर चला जाए, क्योंकि अब मुझे पता था कि वो मेरा पति नहीं है। फिर मैंने उसे कहा कि मैं मायके गई थी, मेरे भाई ने आपकी फोटो दिखाई थी। अब तो 2 महीना हो गया है। अब आप लाइट चालू करेंगे कि मैं खुद ही चालू करूं? वो घबरा गया और कहा कि मैंने आपको कहा था ना कि मेरे ऊपर कुछ ग्रह है, मैं अभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। अब आप मुझे रोज रोज ऐसे परेशान करेंगी तो मैं कमरे में ही नहीं आऊँगा। और इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। मैंने दूसरी रात उससे कुछ भी नहीं कहा और वो कमरे में आकर बिस्तर पर सोने लग गए। पर उनके सोते ही मैं बगल में ही रखे सोफे पर सो जाया करती थी और मैं यही सोचती रहती थी कि जितनी जल्दी इस इंसान का सच सबके सामने लेकर आऊं। दूसरे दिन मैंने अपनी काम वाली नौकरानी से ये बोलकर रोक लिया कि मेरी तबीयत आज सही नहीं है, आज तुम यहीं रुक जाओ। तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ और रात को मैंने उसे नींद की गोली दूध में मिलाकर अपनी नौकरानी को पिला दी। उसके बाद उसे अपने कमरे में सुलाकर खुद बेड के नीचे छुप गई। रात में बहुत देर के बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया तो ऐसे ही वो बेड पर बैठा, मैंने तुरंत लाइट जला दिया और जब मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। इसका मतलब तो वही 2 महीनों से मेरे कमरे में आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया ऐसे मेरे कमरे में आते हुए? उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने वो लेटर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वो लेटर डिवोर्स का कागज था जिस पर साफ साफ लिखा था कि मेरे पति किसी और के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन सासू माँ की जबरदस्ती करने पर उन्हें मेरे से शादी करना पड़ा। पर मैं शादी के बाद ही घर से भाग गया था और अब मैं तुम्हें ये तलाक के कागज भेज रहा हूँ ताकि तुम भी जिससे चाहो शादी कर सकती हो। उस वक्त मैं दंग रह गई थी। आखिर शादी के पहले ही रात अगर मेरे पति भाग गए थे तो ये कौन मेरे कमरे में आता था? मैंने अपने देवर के शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए कहा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर वो बोला कि मैंने अभी तक आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे आपको या मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने जो भी किया है अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि हिमांशु भैया शादी की पहली ही रात घर को छोड़कर भाग गए थे। तब मेरी माँ बहुत डर गई थी कि कहीं ये बात सब जगह न फैल जाए, इसीलिए वो मुझे हर रात कमरे में जाने को कहती थी ताकि आपको कोई शक ना हो और घर की बात घर में ही रह जाए। तब मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ यहाँ सच का पता लगाने आई थी। अब तुम्हारे भाई मुझे तलाक दे चुका है तो मेरा इस घर पर कोई भी हक नहीं है। और इतना बोलकर मैं अपने मायका आकर रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी सास मेरे घर पर आई और मेरी मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हुए अपने दूसरे बेटे अमित का रिश्ता मेरे लिए मांगने आ गई और कहने लगी कि अब अगर कहीं आप अपनी लड़की की शादी करवाएंगी तो वो उसको कभी भी अच्छे से नहीं रख पाएगा, क्योंकि दूसरी शादी हमेशा दूसरी ही शादी होती है। गलती मेरी और मेरे बेटे की वजह से सजा आपकी लड़की को क्यों मिले? मेरे घर वालों को उनकी बात सही लगी और उन्होंने मेरी शादी अमित से करवा दिया और अब हम लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। सच कहते हैं लोग, एक औरत दूसरी औरत का घर बना भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।